अभी समझ लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और प्रोडक्शन रिलेटेड एंड नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि क्या कंसीडर होता है इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो जल्दी से समझ लेते हैं। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 3 टाइप के गुड्स हमारे पास होंगे, एक रॉ मटेरियल, दूसरा WIP एंड तीसरा फिनिश्ड गुड्स। तो अभी तक हमने फिनिश्ड गुड्स लिया था, अभी हम लोग समझ लेंगे कि उसमें WIP भी होता है। तो मुझे शुरुआत से आप लोग बताओगे तो आप लोग मुझे बताओ पहला कॉस्ट कौन सा था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। फिर हमने क्या देखा था? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकी टोटल को हम लोग बोलते हैं वेरी गुड प्राइम कॉस्ट। 5 नंबर पे हमने कौन सा ओवरहेड देखा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी इसी में ये अभी हमारा आधा अधूरा तैयार हुआ जो भी फैक्ट्री में माल है वो हो सकता है पूरा तैयार नहीं है पर आधा अधूरा तैयार है, और जिससे हमारी ओपनिंग WIP जो लास्ट ईयर का WIP था वो इस साल फिनिश होगा, और जो बचा है वो हम लोग कस्टमर को बेच नहीं सकते तो वो क्लोजिंग WIP हम लोग माइनस करेंगे। अब ये क्लोजिंग WIP वैल्यू करते टाइम आप आइदर एक तो कौन सी इस पे ये नॉर्मली ये क्लोजिंग WIP ओपनिंग WIP आपको वैल्यूएशन निकालने को एग्जाम में नहीं आएगा, नॉर्मली नॉट आस्क्ड टू कैलकुलेट। क्यों, मैं आगे बताऊंगा फिर क्या पूछा जाता है। नॉर्मली गिवन होगा, ये क्लोजिंग WIP डायरेक्टली गिवन होगा, और नहीं होगा तो फिर आपको वैल्यू करना पड़ेगा। और वैल्यू करते टाइम यदि आप ओपनिंग WIP को भी कंसीडर करते हो तो फिर उसको वेटेड एवरेज मेथड बोला जाएगा, और यदि ओपनिंग WIP डायरेक्टली प्रोडक्शन में चला गया तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बोलेंगे। मैं वापस से बोलता हूं, क्लोजिंग WIP वैल्यू करते टाइम यदि ओपनिंग WIP नॉट कंसीडर्ड, वैल्यू करते टाइम क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि जो पिछले साल का ओपनिंग WIP था वो करंट ईयर के प्रोडक्शन में चला गया, करंट ईयर के प्रोडक्शन में चला गया, उसमें क्लोजिंग WIP में उसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये मेथड जो है इसको हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके बुलाते हैं। देखो वैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा। आप ओपनिंग WIP वैल्यूएशन में कंसीडर करते हो तो फिर आपकी वैल्यू अलग आएगी, और नॉट कंसीडर्ड होगा, सॉरी और कंसीडर किया आपने ओपनिंग WIP को, ओपनिंग WIP इज ऑल्सो कंसीडर्ड, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। सर एग्जाम्पल दीजिए तो दिमाग में रह जाएगा, मैं बेसिक एग्जाम्पल देता हूं। मैं फिनिश गुड्स का एग्जाम्पल देता हूं। यदि मैंने पिछले साल ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू 200 रुपया निकाली, जिसमें मैंने एज्यूम करते 10 पेन्स प्रोड्यूस किए थे, करंट ईयर का प्रोडक्शन जो है, करंट ईयर का प्रोडक्शन यदि ये 500 रुपया है, जिसमें और 600 रुपया कर देता हूं, जिसमें मैंने 25 पेन्स तैयार किए, ठीक है। यदि मेरा सोल्ड हुआ 35 है ना, 30 पेन्स, यदि मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक यस बेटा 10 पेन्स शुरुआत में थे, 25 इस साल प्रोड्यूस हुए, मतलब टोटल कितने हुए 35। 35 में से कितना बेचा 30, बचा कितना 5। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 5 पेन्स की कितनी है ये मैं निकाल रहा हूं। यदि मैं FIFO से जाता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज, देखो वैल्यूएशंस अलग अलग आएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब
ओपनिंग फिनिश गुड्स ये प्रोडक्शन में चला गया, सॉरी सोल्ड में चला गया। ओपनिंग फिनिश गुड्स तो मैंने बेच दिए, तो जो क्लोजिंग बचा इज आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन, आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन। करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है बेटा? 600 रुपया। कितने पेन्स के लिए है करंट ईयर का प्रोडक्शन? 25 पेन्स। बचे कितने पेन्स? 5 पेन्स। तो 600 डिवाइड बाई 25 इंटू 5, 120 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है। और वही मैं वेटेड एवरेज से जाता हूं, तो 200 प्लस 800 वेट्स देता हूं। मतलब मैं 200 को कितने वेट्स के लिए है? 10 पेन्स प्लस 25 पेन्स, मतलब मैं सब कंसिडर करूंगा। तो 1000, अच्छा ये 600 है, सॉरी, हाँ सॉरी बेटा 600 है। 800 डिवाइड बाय 35, सो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? जो भी है 800 डिवाइड बाय 35 इंटू 5 पेन्स में करूंगा तो कितना रुपीज आएगा? देखो वैल्यू 114.28। सो बेटा फीफो से गया तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे चला गया? सेल्स में चला गया। तो फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किससे बना हुआ है? करंट ईयर प्रोडक्शन। ये होता है फीफो और वेटेड एवरेज का अलग अलग वैल्यूएशन। और देखो वैल्यू अलग आई तो अपना प्रॉफिट भी अलग आएगा, वैल्यू अलग आई तो प्रॉफिट भी अलग आएगा। इसीलिए हमें ये वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आता है। 3 चैप्टर्स है, इसलिए आज ही बता दिया। 3 चैप्टर्स है जिसमें कॉस्ट शीट में आपको वैल्यू निकालने आएगी। और यदि आपके पास, ये कब पॉसिबल है? यदि पिछले साल का स्टॉक है। सिर्फ करंट ईयर का स्टॉक होगा तो फीफो रहने दो, वेटेड एवरेज रहने दो, दोनों आंसर सेम देंगे। ओपनिंग को नहीं लिया तो फीफो, ओपनिंग को लिया तो वेटेड एवरेज। लिफो नहीं पूछते एग्जाम में, और वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता, बट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है। कभी कभी एग्जाम में 99% फीफो और वेटेड एवरेज ही आते हैं, पर लिफो कभी कभी आएगा। सो ये याद रखना। समझ में आया आपको? बहुत डिटेल में मैं आपके बैच में ले रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्चुअल एक एक हेड लेते जा रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट में ये क्यों है, WIP क्या है, वहां से शुरुआत कर लो। पर अभी आप लोगों ने ये समझ के किया तो बहुत अच्छा है। विदाउट लॉजिक किया, मैं वापस से बोलता हूं, कॉस्टिंग विदाउट लॉजिक हो ही नहीं सकता है। नहीं तो अभी एक स्टूडेंट है मेरे यहाँ पे, उसको पिछले क्लास में, उसने क्लास किधर ज्वाइन किया था, वो आई थी तब उसको मार्क्स मिले थे, मतलब जब लास्ट इसका ही एग्जाम का बता रहा हूं मैं, 25, 20, 18 ऐसे मार्क्स थे उसके। उसने यहाँ पे पूरे क्लासेस वापस लगाए, अकाउंट्स का, लॉ का और कॉस्टिंग का और सभी डायरेक्ट टैक्स का। अकाउंट्स में शी गॉट 56, उसके बाद लॉ में ऑलमोस्ट 49 है, टैक्स में भी 45 है एंड कॉस्टिंग में 31 है। और मैं उसको हमेशा बोलता था, वो सिर्फ फास्ट सॉल्व करती थी। एक प्रॉब्लम देखना, आंसर करना, टिक करना, होशियार थी। फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन थी, पर सेकंड अटेम्प्ट में अभी भी उसका क्लियर नहीं हुआ। अभी सीए छोड़ना है ऐसे उसने मन बना लिया है। तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तब भी मैं उसको बोलता था कि तू है ना वीडियो लेक्चर्स, तब तो ऐसा फेस टू फेस भी नहीं था, वो वीडियो लेक्चर्स देखती थी, वो 1.52 के स्पीड से घुमाती थी। और उसके क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि मैंने कंप्लीट किया। पर आप लोग जो कर रहे हो, मतलब जो मेरे सामने फेस टू फेस में, मुझे पता नहीं जूम वाले कितना सॉल्व कर रहे हैं, मैं इनको देख सकता हूं, पर जूम वाले भी मैं एज्यूम करता हूं कि वो लोग भी करते। आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सही है,
पहले प्रॉब्लम्स आप पूरा मेरे से थ्योरी समझ लेते हो और हर टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करते पहले खुद से सोचते हो कि ये प्रॉब्लम में नया क्या है, और मैंने टेक्निक देने के बाद तो आपके दिमाग में 100% बैठ जाता है, अरे सर ने तो ये बहुत आसानी से करवा दिया। फिर आपको समझता है हाँ ये रेड पेन वाला पॉइंट था, ये मुझे नहीं आया था। और ये जानना, अभी आप ये सोचो जो स्टूडेंट्स के में मतलब मैं जो करता था सीए फाइनल में या इंटर में, हमारी फैकल्टी हमें खुद आंसर्स डिक्टेट करती थी, हमें एक सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता था क्लास में जाके कि यस मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ, ना कभी हमने वो प्रॉब्लम्स क्लास के साथ देखे हैं, क्योंकि ऑफिस रहता था, सुबह 6 से 9 उनकी बैच रहती थी, ऑफिस जाना, शाम को आके आराम करना, पर मन पे कंट्रोल नहीं था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मेरी वाइफ फर्स्ट फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, पर फाइनल में उसका सिर्फ कॉस्टिंग ने उसको 3 बार धोखा दिया। बाकी डीटी पास होती थी, जीएसटी पास होती थी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स था, और MICS करके था, उसमें भी उसको दिक्कत नहीं आई, पर कॉस्टिंग ने 3 बार धोखा दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इंटर के कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स उसके वीक थे। और जब मुझे ये समझा, तब एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का चैप्टर है जो फाइनल में बहुत लेवल पे था, उसको मैंने अच्छे अच्छे फॉर्मूले, उसके टेक्निक्स दे दिए। उसके बाद शादी हुई बेटा, अरेंज मैरिज था ये भी, मतलब उनको लगता है इसमें, तो वैसे ही उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा है, घर सब अच्छा है, पुणे में है, मेन एरिया में रहता है, तो लगे गांव में से आके इधर शादी कर ली। उन्होंने दूसरे लड़के भी नहीं देखे बेटा, पहले इसमें फंसा दिया मुझे, मैंने भी हाँ बोल दिया। तो ये जो था उसके पीछे पर होशियार थी, उधर उसका पेपर में, गांव में था ना, तो पेपर में नाम भी आता था, 12th में टॉप करके, छोटे से गांव में टॉप हो जाता है, कोई बात नहीं। तो वहां पे होता था सातारा डिस्ट्रिक्ट में पहली वगैरह पेपर में, पर कॉस्टिंग में उसके अटेम्प्ट लग गए। फाइनल ग्रुप 1 भी क्लियर हुआ, पर ग्रुप 2 को प्रॉब्लम हुआ ड्यू टू कॉस्टिंग। अभी आप समझ लो कॉस्टिंग बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, और ये रीजन इतना ही है कि इंटर के कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर होना। फाइनल मैं आपको बोलता हूँ आसान होगा, जैसे फाउंडेशन के आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट मेरे वजह से क्लियर है, इंटर में आपको इतनी दिक्कतें नहीं आ रही है। नहीं तो जिनके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते फाउंडेशन में, दे फाइंड प्रॉब्लम्स इन इंटर। नहीं तो अपने, मैं लिख के देता हूं, जो अपने पास फाउंडेशन से बच्चे थे उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट किया, 60+ अकाउंट्स में किधर नहीं जाते, किधर नहीं। तो ये चीज आप पहले दिमाग में रखो कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे खुद को पूछो कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। कॉस्ट शीट में अभी उन्होंने किधर भी इतना डिटेल में दिया नहीं, जस्ट मेंशन किया कि फैक्ट्री ओवरहेड, पर ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये क्यों आया। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में जरूरी था, तो इसलिए आपको ये करना है। और देखो जो एक टाइप है, 2 स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, एक रटने वाला स्टूडेंट, पर उसके दिमाग में, अभी मैं मेरे बेटे के बारे में बताता हूं कि दक्ष को सपोज वो कंप्यूटर के बुक्स में उसको एलसीडी की डेफिनेशन, एलईडी सेकंड स्टैंडर्ड में है, पूरा रटा हुआ है विदाउट लॉजिक, पर उतना लर्निंग का कैपेसिटी उसका, पूरा रट्टा लगा सकता है। हम लोग है क्या ये कैटेगरी में? मैं तो नहीं हूं। और एवरेज स्टूडेंट, अभी कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड टॉपर है इंडिया के, और वो लोगों को बोलते हैं कि रटने का स्टडी मटेरियल इम्पॉसिबल है। मैं बोलता हूं जो लॉजिकल पढ़ेगा वही एवरेज स्टूडेंट के बारे में वही आगे जाएगा, और 90% स्टूडेंट सीए में एवरेज होते हैं। तो आपको लॉजिकल पढ़ना है या रट के पढ़ना है, आप डिसाइड करो। रटने का सिर्फ 3 दिन याद रहेगा, पर हर टाइम पे ये खुद को पूछो कि सर ने ये क्यों डिवाइड किया। टैक्स में भी खुद को पूछना कि ये सेक्शन आया क्यों। हर टाइम पे मैं मुझे खुद को पूछता हूं कि ये आया क्यों, तो इसलिए मुझे इजी जाता है। ओके, सो कॉस्टिंग में प्लीज आज एक ही बार बताऊंगा, इसके बाद नहीं, हर टाइम पे ये किया डिवाइड। मैंने बताया ना कि प्रोडक्शन रिलेटेड, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड, तो दिमाग में रखने का प्रोडक्शन रिलेटेड प्रेरणा तो अब बीच भूल गई। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के लिए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। क्यों क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू? क्योंकि मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट पता होना चाहिए उसकी कॉस्ट क्या है। इनडायरेक्ट खर्चे शौक के लिए है, वो जरूरी नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्शन के कॉस्ट में नहीं लेते, प्रोडक्ट के कॉस्ट में, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में। अभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकली, फिर वो कैसे निकाली, उसको डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन में लेना है, क्या क्या लेना है, कौन सी मेथड से लेना है, फिफो से लेना है, वेटेड एवरेज। फिफो लिया तो ओपनिंग नहीं आएगा, वेटेड एवरेज लिया तो ओपनिंग भी आएगा। 2 टाइप की वैल्यूएशन होगी। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, वैल्यूएशन डब्ल्यूआईपी का डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड पे आके सीमित हो जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है
वो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में ऐड होते हैं। दोनों का डिफरेंस सर ने बता दिया। डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन में मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी आएगा डब्ल्यूआईपी वैल्यूएशन में। पर फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में एक्स्ट्रा एक खर्चा और होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड। सो डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन और फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में वन लाइन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड किसमें ऐड होंगे? फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में, जो कंसीडर और नॉट कंसीडर किया। यस करण, समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके, सो टिल नाउ एंड उसके बाद मैंने आपको दोनों वैल्यूएशन के डिफरेंस बताए, फीफो और वेटेड एवरेज। चलो क्या दिमाग में रखना है? फीफो में हम लोग ओपनिंग को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल में चला जाएगा, एंड वेटेड एवरेज में वी विल कंसीडर इट। ध्यान में आया? वेरी गुड। ये लिखा ना आपने? नहीं, ठीक है ठीक है, बाद में लिखना। अभी इसको मैं बोलता हूं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बुलाता हूं? फैक्ट्री कॉस्ट। अभी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो तक तो पहुंच गए। ओके चलो थ्योरी में आ जाता हूं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे पहुंच चुके हैं। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इज एडजस्टेड, एडजस्ट किया ना हमने, टू अराइव एट फैक्ट्री कॉस्ट। नीचे लिखा ना फैक्ट्री कॉस्ट। चलो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, तो फैक्ट्री कॉस्ट में वापस एक बार डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, नॉट परचेस, कंज्यूम। कंज्यूम होता है वो, तूने जो मैगीज खाई थी महीने भर में, कितनी खाई थी? मैं भूल गया नंबर, 35। देखो बच्चों को याद है तेरी मैगीज कितनी, सबकी नजर लगेगी तुझे। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आया। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस किया, और उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट निकाला। चलो एक आपका पहला पड़ाव यहां पे कंप्लीट हुआ फैक्ट्री कॉस्ट तक। अभी हम लोग अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स देखेंगे। उसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पहला कॉस्ट कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अभी देखो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल जब आपका कोई प्रोडक्शन होता है तो पहली बड़ी कंपनीज उसको एक क्यूसी प्रोसेस के अंदर आगे लेके जाती है, क्वालिटी कंट्रोल बेटा, क्योंकि ये आपके कंपनी के रेपुटेशन का नाम है। बीच में आपने सुना होगा फोक्सवैगन ने बहुत सारी गाड़ियां वापस मंगवा ली क्योंकि उनके इंजिन्स में प्रॉब्लम थे। या कभी कभी मैगी में भी आपने देखा था बीच में जो बवाल हुआ कि वो उसके ऊपर पूरा का पूरा क्या लगाया रहता है स्टिक करते टाइम, बराबर है ना? बीच में आया था ना मैगी का बवाल, तो लोगों ने मैगी खाना यस तो बैन कर दिया था। तो उसके वजह से, क्योंकि प्लास्टिक भी, कुरकुरे में प्लास्टिक का मैटर था, तो ये चीजों की वजह से उसको क्वालिटी कंट्रोल के अंडर से जाना पड़ता है। और ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी उसमें, क्योंकि हमें क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट अलग होगा, तो उसका खर्चा भी हम लोगों से ही लेने वाले हैं, तो वो कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये तो बड़ ऑब्वियस है, आपके बहुत सारे रिश्तेदार ये इधर एक तो रिसर्च फेज में होते हैं, नहीं तो डेवलपमेंट। वो बोलते हैं रिसर्च में नहीं जाना है, डेवलपमेंट अच्छा है, रिसर्च में बहुत काम करना पड़ता है दिन रात, डेवलपमेंट में टेंशन नहीं रहता, वो फिक्स जॉब हो जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ओनली। The general administration is not included in this cost। हम लोग देखो किसके बारे में बोल रहे हैं, हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के साथ साथ ये 3-4 कॉस्ट देख रहे हैं। तो डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन में सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड, और इसके नीचे CDEF एंड पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग, ये सब किस में होंगे? ये सब आपके आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन रिलेटेड में। ओके सर, समझ में आया। फिर स्क्रैप, बड़ ऑब्वियस है, आप जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो जिसमें बाय प्रोडक्ट ये भी निकलता है, तो बाय प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाके आप बेच दोगे, बराबर है? तो उससे जो भी पैसा मिलेगा बाय प्रोडक्ट बेच के, उतनी प्रोडक्शन कॉस्ट इधर माइनस करो या उसको जनरल कॉस्टिंग P&L में ले लो, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है।
तो उन्होंने बोला है कि स्क्रैप को हमें डिडक्ट कर देना है। दो ऑप्शन है, इसको जनरल इनकम बताओ, और पहला ऑप्शन ये है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम कर दो, बाय प्रोडक्ट जितना भी होगा। आया समझ में? फॉर एग्जांपल मैं पेपर लेता हूं, पेपर का रोज का कॉस्ट बेटा 3 रुपया रहेगा, सो 30 डेज का 90 रुपीज मेरी कॉस्ट हुई, और उसका रद्दी का 5 रुपया आया, सो 5 रुपीज माइनस करके मेरी कॉस्ट तो 85 हुई। तो मुझे किसी ने पूछा कि कितना है आपका पेपर कॉस्ट, तो मैं बोलूंगा नॉट 90, 85, क्योंकि मैं उतना रद्दी का पैसा उसमें से माइनस कर देता हूं। सो इट्स वेरी सिंपल, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। एंड लास्ट वन इज अ पैकिंग कॉस्ट। अभी आप बोलोगे सर पैकिंग कॉस्ट को भी प्रोडक्शन कॉस्ट में लेना है? यस बेटा, बाहर ही नहीं जा सकता जब तक हम लोग उसको प्रॉपर पैकिंग नहीं करेंगे। अभी दो टाइप की पैकिंग होगी, एक टू मेक इट अट्रैक्टिव। ओके, सो मेक इट अट्रैक्टिव मतलब ऊपर से एकदम शानदार किया। अभी फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेते हो तो ऊपर का कवर और सिर्फ उसके अंदर एक बॉक्स रहता है जिसमें आपका चार्जर वगैरह रहता है, बेसिक बॉक्स रहेगा, तो वो जो है वो प्राइमरी पैकिंग है। और ऊपर का जो पैकिंग है वो कौन सा पैकिंग होगा? सेकेंडरी पैकिंग। अच्छा, समझ में आया बेटा? सो ये एकदम सिंपल है कि प्राइमरी पैकिंग मतलब जो ओरिजिनल लगने ही वाला है, और सेकेंडरी पैकिंग टू मेक इट अट्रैक्टिव। ठीक है, सो पैकिंग ये दो टाइप के होंगे, इतना याद रखो। और प्राइमरी पैकिंग ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट कंसीडर किया जाएगा। देखो, डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन के बाद ये खर्चा आया। कौन से? इसके बाद, डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन के बाद। अभी समझ में आ रहा है? देखो, अभी ये आईसीआई ने एक नई कॉस्ट शीट आपके सामने रखी हुई है। आईसीआई ने आजकल एक नई कॉस्ट शीट सामने लाई है। ये देखो, आईसीआई ने जो कॉस्ट शीट लाई है, फैक्ट्री कॉस्ट तक यहाँ पे था, फिर इसके बाद 10 से लेके 14 तक पैकिंग कॉस्ट तक उन्होंने ऐड कर दिया, और उसके बाद उनका बना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं वापस से, मैं तो सिंपल रखूंगा हमारी कॉस्ट शीट में। मैं नेक्स्ट आइटम पे आता हूं, 7 नंबर के आइटम पे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन में ऐड होंगे क्या? नहीं, क्योंकि डब्ल्यूआईपी तो ऊपर ही वैल्यू हो गया। अभी ये किस में ऐड होंगे? तो ये बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 + 7, और इसमें मैं ऐड करूंगा अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पिछले साल वैल्यू किया था, वही ऐड कर देंगे बेटा। वो भी अवेलेबल है ना बेचने के लिए। प्रोडक्शन आपने किया प्लस ओपनिंग स्टॉक, अभी उसमें से जो बच गया उसको हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो है ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। कौन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है? 8 नंबर + 9 नंबर, इतना बेच सकते हो। अभी इसमें से जो नहीं बेचा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आइदर फीफो पे वैल्यू होंगे, वेटेड एवरेज। फीफो पे वैल्यू हुए मतलब ओपनिंग का पार्ट होगा क्या इसमें? नहीं होगा। एंड वेटेड एवरेज से लिया तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन दोनों होंगे, मतलब 8 और 9 दोनों होंगे 11 में, तो इसका मतलब वेटेड एवरेज। और सिर्फ 8 नंबर रहेगा, तो ये कौन सा हुआ? फीफो। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, COGS, कॉग्स बोलेंगे इसको। हाँ, गुड्स सोल्ड, अभी गुड्स है ये। ओके, अभी आप बोलोगे सर यहां तक तो समझ में आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें ऐड हुआ। ओके, और अभी शौक वाले खर्चे चालू हुए, आपकी चाहत वाले खर्चे जो जरूरी नहीं है, पर किए तो बेटा जो दिखता है वही बिकता है, वो खर्चे आगे चालू हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच गए। ये तो जरूरी थे, अभी नॉट जरूरी वाले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक डिपार्टमेंट, अभी देखो कौन कौन है उसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंचना है। अभी मैं कौन से खर्चे इसमें ऐड करूंगा? सो यहां पे मेरे 13 नंबर पे नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बेटा ये प्रोडक्शन का कॉस्ट है क्या?
नहीं, ये कौन सा, ये दिखता है इसलिए बिकता है, ये खर्चा देखना। ये तो ये मिलेगा मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट, तब जाके मिलेगा सेल्स। ये इतनी सिंपल कॉस्ट शीट है। अभी हमें सिर्फ कौन से कॉस्ट पे फोकस करना है, अभी 13 नंबर। 13 नंबर में कौन कौन आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बहुत ही आसान है अभी। इट इज रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड विद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? नहीं। मतलब कौन? जहां पे अकाउंट्स वाला बैठता है, जहां पे आपके अदर पर्सन, मतलब जो प्रोडक्शन में जिनका काम कुछ नहीं है, इंजीनियर्स लोगों ने, इंजीनियर्स को फिर उधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, उनकी सैलरी। ये कौन लोग है? जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो लगते ही है। सुपरवाइजर भी इसमें नहीं। सुपरवाइजर किसमें? फैक्ट्री ओवर है। ओके, सो सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज, रेंट, इंश्योरेंस एंड लाइटिंग रिलेटेड टू ऑफिस। इट इज अ कॉस्ट सेलिंग ओवरहेड्स। अभी देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये हम लोग दोनों साथ में बोलते हैं, पर दोनों का डिफरेंस आज आपको समझ में आएगा कि ये दोनों में भी अलग अलग खर्चा है। सेलिंग मतलब क्या? जो सेल्समैन की सैलरी है, जो जाके गुड्स बेचने का अलग अलग रीजन में जाएगा और वो काम करेगा कि हर बार ये पूरा का पूरा बेचने का काम करेगा, तो उसकी सैलरी इसमें जाएगी। सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड टू सेल्स। उसी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ इतना ही है कि भाई जाके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट रिसर्च, ये पूरा सेलिंग डिपार्टमेंट है। सेलिंग डिपार्टमेंट। फिर आप बोलते हो कि सर आईसीआई की फीस कम क्यों रहती है? तो ये चीजें हम लोग करते नहीं है। तो जो लोग ये करते हैं उनकी फीस भी 47-50,000 तक रहती है, और जो लोग नहीं करते तो उनकी खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं। पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट कौन सा? टू मेक इट अट्रैक्टिव। अभी ऊपर इसेंशियल पैकिंग था, प्राइमरी, ये कौन सा पैकिंग है? सेकेंडरी पैकिंग, जो आपको अट्रैक्टिव कराने के लिए है। तो वैसा ही ये कैडबरी, बेटा आपने सपोज ऐसा ही मैंने कैडबरी दिया खुद से बना के घर में, तो तू वो खाएगा भी नहीं। वही सेलिब्रेशन किसी को देना होगा तो कैसे देता है? ओके, सो ये प्रमोट करने के लिए। ओके, सो जो पैकिंग सेकेंडरी होता है वो कैसे रहेगा? वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो जरूरी नहीं है, प्रोडक्शन में नहीं आएगा, ये एडमिशन। तो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में आएगा क्या सेकेंडरी पैकिंग? नहीं आएगा। तो मेन क्या है कि फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पूछना है खुद को। बच्चे ये छोड़ के पूरा रट्टा लगाते, आपको सिर्फ एक अलग लेवल पे लेके जाना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। ये फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में नीचे वाले नहीं है, ये जितना भी टेल है नीचे के ओवरहेड्स का वो नहीं आएगा, ऊपर मेन बॉडी ऊपर की है। ओके, ये तो पूछ है नीचे की। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दोनों के डिफरेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कौन आएगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब क्या? माल वहां तक पहुंचाने का खर्चा। सेलिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट वाला, सेल्समैन वाले। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेटा जो तेरे घर पे अमेजोन की डिलीवरी आती है, वो डिलीवरी लाने के जो चार्जेस तेरे से जो लिए जाते हैं, या स्विगी से जो आपके पास से डिलीवरी चार्जेस, रात को तो जो रेट मन में आए वो लगा देते हैं। कभी मंगवाता है क्या तू? मंगवाता है, देख लेना एक बार, सिर्फ मंगवाता रहेगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी चेक करना, आप कोई प्रोडक्ट लाते हो तो उसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। वो लोग करते हैं, ये खर्चा तेरे से नहीं लिया, तो तेरे से ही जाता है, पर वो उसमें ऐड होता है कि बस तूने कुछ महंगी चीज मंगवाई और उसका इंश्योरेंस भी वो लोग कवर कर लेते हैं। एंड डेप्रिसिएशन एंड हायर चार्जेस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल। जो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल होता है, कल ही मैं देख रहा था ऐसे ही, वॉलमार्ट के नए ट्रक्स आए हैं, वो ट्रक देखेगा ना तो पागल हो जाएगा, इतने बढ़िया ट्रक है विदाउट ड्राइवर। वॉलमार्ट ने वो तैयार करने के पीछे एक ऑर्डर दिया है। वॉलमार्ट अपने यहाँ पे लोग आने नहीं देंगे, उनको परवड़ेगा भी नहीं, तो अपने यहाँ पे डीमार्ट वाले सब 26 जनवरी 15 अगस्त को लगाओ डिस्काउंट, सबसे बकवास मटेरियल बेच दो, और यही चलता है। पर उधर वॉलमार्ट क्वालिटी देगा, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनके खुद के डिस्ट्रीब्यूशन के व्हीकल से, और वो व्हीकल से इंस्पायर होके अभी
आगे के व्हीकल्स उसी लेवल पे आएंगे ऐसा एज्यूम किया जाता है। टेस्ला भी उसी लेवल पे आएगी ऐसा बोल रहे हैं कि उनका ही इंजन उन्होंने ऐसा देखा हुआ है, या मर्सिडीज के भी आने वाले हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, तो उनका ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको वो ड्राइवर की सैलरी नहीं, डायरेक्ट जाएगा वो व्हीकल, तो विदाउट ड्राइवर। ओके, तो ये उनके दिमाग में अभी 2025-30 तक आएगा। पर ये जो व्हीकल्स है, आप ये उनके इंश्योरेंस भी बड़े बड़े होंगे, तो वो किसके अंडर दिखाएंगे, ये व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उनका इंश्योरेंस भी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो वैल्यूएशन में आएगा क्या क्लोजिंग स्टॉक के, नहीं आएगा। इनका इंश्योरेंस नहीं, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस आएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। अभी आपको डिफरेंस समझ में आए। सो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी सॉरी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी ये पांचों ओवरहेड्स का एक स्क्रीनशॉट निकाल लो और उतनी जगह एक पेज छोड़ना, बाद में कॉपी कर लो और रिकॉर्डेड वाले पॉज करके लिख लेना, रिकॉर्डेड वाले पॉज करके लिख लेना। ये आपके नोटबुक में होना बहुत जरूरी है। यस वीरती जी, एक सेकंड ये मैं कट कर, ये कर, हाँ अभी लो। नोट्स मिलेंगे आपको, पर नोटबुक में भी रहने दो, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो रहना बहुत जरूरी है बाद में रिवीजन करते टाइम। अभी आप बोलोगे सर एग्जाम्पल्स क्यों लिखना है, क्योंकि कभी कभी बाइफर्केशन पूछा जाता है एग्जाम में, ये कौन से एक्सपेंसेस कौन से इसमें जाएगा, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए इतना डिटेल में। यस वीर, एक सेकंड वीरती, टिक टिक की जगह भी मिटा देता हूँ। हाँ अभी ले स्क्रीनशॉट। हो गया क्या बेटा? हाँ ग्रुप पे यही वाला भेज देना। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो में ये पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि क्या कंसीडर होगा और क्या कंसीडर नहीं होगा। और इसके आगे के वीडियो में मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता दूंगा, जो अभी आपको पूरा रट गया है, वैसे देखने गए तो लॉजिकली समझ में आया है, तो रटने को इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर भी मुझे एक्सपेक्टेड है। जैसे मैं बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा विद इन कितने सेकंड्स बोलता हूँ, 24 सेकंड्स, तो आपको ये कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा भी उसी तरीके से याद करना है सभी स्टूडेंट्स को। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे ये वीडियो में।